हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि अगर आप भारत में समाचारों को फॉलो करते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो आपने एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में निश्चित तौर पे सुना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का ये काफी समय से एजेंडा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 के चुनाव में इसको अपने घोषणा पत्र में डाला था। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में डाला था। और 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने या फिर भारत सरकार ने एक भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी, जो कि इस प्रक्रिया पर, इस मसौदे पर विचार करेगी कि क्या पूरे देश में चुनाव जो है वो एक साथ होने चाहिए या फिर नहीं। तो आज इस एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। इसको आधिकारिक तौर पर स्वीकृति देने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया गया है। वो कदम क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ये भारत में लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसके बारे में अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज जो है 18 तारीख है, तो कल जो है, कल से हमारा सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। आप AJ लाइव कोड लगा के इससे जुड़ सकते हैं अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ठीक से इसकी तैयारी के लिए जुड़ जाएं। AJ लाइव कोड लगाएं, न्यूनतम दामों पर आप जुड़ें। कल सुबह से ये शुरू हो जाएगा। और अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि शुरू हो चुका है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख है। 20 तारीख तक ही आप जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर आप पटना या उसके आसपास कहीं रहते हैं, तो आपके पास एक मौका है लाइव मिलने का। 22 तारीख को सुबह 11 बजे पटना के AN कॉलेज में मैं आपसे लाइव मिलने आ रहा हूं। हमारी टीम के काफी सारे और फैकल्टी मेंबर्स भी आ रहे हैं, आप उन सबके साथ मिल सकते हैं। सुबह 11 बजे AN कॉलेज में आप लोग आइए, हमारे से मुलाकात कीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए चलती है, बात शुरू करते हैं कि भाई ये एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत जो है ये क्या है, ये पूरा मामला क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसको हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। यार ये बात तो आपने भारत में देखी होगी, और ये एक समस्या तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जेन्युइनली ये एक समस्या है कि भारत में हर 2-3 महीने में इलेक्शन होते रहते हैं। ये बात तो हम मानते हैं, भाई हमको पता है। अगर आप अभी ही देखें, अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, ऐसा प्रतीत होता है कुछ, कितने ही महीने हुए हैं अभी, तो यार मई आते आते लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे। उसके बाद अभी क्या हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। अभी हम कहां हैं, सितंबर के महीने में हैं। अब इसके बाद जब आप नवंबर के आसपास जाएंगे, अक्टूबर का महीना बीच में आएगा, नवंबर आते आते महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, ये तय है। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में चुनाव होने हैं। अगले साल जनवरी फरवरी तक दिल्ली में चुनाव होने हैं। मतलब आप देखेंगे तो वर्ष के हर दूसरे तीसरे महीने देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। इसका कारण क्या है कि भारत में चुनावों की जो विधानसभाओं के कार्यकाल हैं वो अलाइंड नहीं है। देखिए 1947 के बाद से 1952 से क्या हुआ, भारत में लोकसभा और सारी विधानसभाएं जो हैं वो एक साथ चली। लोकसभा और सारी विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ शुरू हुए और पहले 3 टर्म तक ये एक साथ चली। भाई 5-5 साल सबका कार्यकाल था। फिर क्या हुआ, कुछ राज्यों की विधानसभा बीच में भंग होनी शुरू हो गई, और अगर कहीं पर विधानसभा भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर वहां चुनाव कराने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो शेड्यूल था ये पूरा गड़बड़ा गया। लोकसभा का टर्म कुछ अलग हो गया और राज्यसभा के टर्म कुछ अलग होने लगे। और बीच में हमने देखा कि भारत में केंद्रीय स्तर पर भी राजनीतिक अस्थिरता रही, लोकसभाएं भी बीच में भंग होने लगी। तो इस कारण से ये जो एक साथ चुनाव की प्रक्रिया थी ये हमारे यहां समाप्त हो गई। और अब आप देखेंगे कि ये इतनी प्रॉब्लमैटिक हो गई है, इतनी समस्याप्रद हो गई है कि हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। इससे कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो देश में काफी सारे हिस्सों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाती है। भाई ये तो आप जानते हैं
एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाती है, जिसके कारण सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती उस पर काफी तरह के प्रतिबंध हो जाते हैं कि भाई कौन से कदम सरकार उठा सकती है, कौन से नहीं उठा सकती। सरकार का रेगुलर कामकाज जो है वो बाधित होता है। इसके अलावा आप आमतौर पर देखिए कि सरकारें भी जो हैं वो चुनाव मोड में रहती हैं। चुनाव मोड क्या होता है यार? देखो, सरकारें चलाने के लिए कई बार, देश को चलाने के लिए कई बार सरकारों को कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। चीजों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, जिनसे जनता नाराज होती है। और यह बात सही है कि भाई आप देश की सरकार आप चलाते हैं तो आप हमेशा जनता को खुश नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, अगर चुनाव मोड है तो सरकारों को कई बार कठोर निर्णय लेने से डर लगता है कि अगर हम कठोर निर्णय लेंगे तो अभी 2 महीने बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पर हम हार जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं होगा, देश में चुनाव की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो शायद जो है शासन प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा। यह इसके पीछे एक बड़ा विचार है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो नीति निर्माण, जो आपके उद्योगपति होते हैं, उनको भी डर लगता है कि यार सरकारें बदल जाएंगी अगर, तो फिर कहीं नीतियों में परिवर्तन ना हो जाए, और नीतियों में परिवर्तन हो गया तो हम निवेश करें कि ना करें। जैसा हमने कई जगह पर देखा भी है कि किसी उद्योगपति ने निवेश किया, अचानक से सरकार बदल गई, उसने नीति बदल दी, तो अब क्या हुआ, उद्योगपतियों को भी इस बात से डर लगता है। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की मांग हमेशा से यह रही है कि हम क्या करें, देश में चुनावों की साइकिल फिक्स कर दें कि लोकसभा का चुनाव जब होगा तभी देश में सभी विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे, कि आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करेंगे और उसके बाद 5 वर्ष तक ये जो है सब एक साथ चलेगा, और 5 वर्ष बाद जो है फिर दोबारा चुनाव जो है सबके एक साथ होंगे। तो ये चुनाव की साइकिल जो है फिक्स रहेगी। अब आप कहेंगे मान लीजिए बीच में सरकार गिर गई, तो मान लीजिए किसी राज्य में कोई सरकार बनी जो कि गिर गई, जिसका बहुमत चला गया, ऐसा होता है, तो उस दशा में उस राज्य के लिए वैकल्पिक, मान लीजिए अभी 2 साल ही हुए हैं, 3 साल ही हुए हैं, सरकार गिर गई, तो ऐसे में उस राज्य के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था सोची जाएगी, जिसको सोचने का काम भी रामनाथ कोविंद पैनल को ही दिया गया है कि वहां पर एक यूनिटी गवर्नमेंट बने। यूनिटी गवर्नमेंट मतलब सभी दलों की मिलीजुली सरकार बने, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या और क्या व्यवस्था हो, इस पर और क्या किया जा सकता है, और सोचे जाने की इसकी आवश्यकता है। लेकिन इस पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, रामनाथ कोविंद पैनल बनाया था। अब देखिए, अपने आप में यह बहुत अभूतपूर्व बात थी, रामनाथ कोविंद समिति बनाई थी, यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व बात थी। और अभूतपूर्व इसमें क्या था, इसमें रामनाथ कोविंद साहब का शामिल होना, क्योंकि भारत में क्या होता है, आमतौर पे राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद कोई व्यक्ति जो होता है वो कोई काम नहीं करता। आमतौर पे भारत की परंपरा रही है कि हम पूर्व राष्ट्रपतियों को किसी भी तरह के, वो बहुत ही सेरेमोनियस होता है, बहुत ही एक, जिसको हम कहते हैं, बहुत ही एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि अलंकार का पद होता है, उसके बाद उनसे कोई काम नहीं कराया जाता। लेकिन यहां पर सरकार ने अपनी गंभीरता को दिखाते हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति की अध्यक्षता दी। गृह मंत्री इसमें शामिल थे, कानून मंत्री इसमें शामिल थे। उस समय जो विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, उनको भी शामिल इसमें किया गया था, लेकिन चौधरी साहब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये पैनल जो है ये खुल के चर्चा के लिए तो बना ही नहीं है, पैनल की शर्तों में ही ये लिखा हुआ है कि हम इसके लाभ बताएंगे। तो भाई आप जब ये सोचकर ही काम शुरू कर रहे हो कि लाभ ही बताने हैं, तो इसमें चर्चा करने को बचा क्या। ये बोलकर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे अधीर रंजन चौधरी साहब, उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो अब जो है, तो रामनाथ कोविंद पैनल की रिपोर्ट आई, और जैसा कि अपेक्षा थी, रामनाथ कोविंद समिति ने सर्वसम्मति से एक देश एक चुनाव को जो है इन्होंने रेफर किया कि यह हमें करना चाहिए। एक देश एक चुनाव की इन्होंने अनुशंसा की। अब आज क्या हुआ है, भारत की सरकार के कैबिनेट ने, जो केंद्रीय कैबिनेट है, उसने कोविंद पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। देखिए, भारत में कोई भी कानून, कोई भी प्रक्रिया बनने के पीछे कई सारे चरण होते हैं, और यह अक्सर उसका एक पहला चरण होता है कि सरकार में जो कैबिनेट है, क्या कैबिनेट उस निर्णय से सहमत है या नहीं है। हालांकि इस मामले में यह औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने ही, भारत सरकार ने ही इस समिति को बनाया था, और जो वो चाहते थे वही समिति ने रिपोर्ट दी है।
लेकिन एक जो है औपचारिकता के तौर पर ही सही जो पहला कदम है इस दिशा में वो उठाया गया है, और वो कदम क्या है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत को आज भारत सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये कहा जा रहा है, पिछले कई दिनों से अखबारों में ये छप रहा है कि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में है। जैसा हम सभी जानते हैं मोदी 3.0 है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और अपने तीसरे टर्म में यह काम उनकी प्राथमिकता है। इस काम को वो करना चाहते हैं कि देश में एक चुनाव की व्यवस्था जो है इसको वो कर दें। यह माना जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा तब से इस साइकिल को स्थापित कर दिया जाए कि देश में एक बार ही चुनाव हो और बार बार चुनाव ना हो। लेकिन यह उतना सरल होगा नहीं, कैबिनेट की मंजूरी इसके लिए काफी नहीं है। याद रखिएगा, इसके लिए संविधान में विस्तृत संशोधन लगेंगे और यह संशोधन चूंकि संघीय ढांचे को भी प्रभावित करते हैं, तो इन संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा आपको दोनों सदनों में। 2/3 बहुमत चाहिए होगा दोनों सदनों में और आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी। आपको आधे राज्यों की सहमति जो है इसके लिए चाहिए होगी। इसके लिए जो संविधान संशोधन होने वाले हैं, अगर हम वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो आधे राज्यों की सहमति तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा राज्यों में 22 राज्यों में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकार है, तो आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति तो उनको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है कि केंद्रीय लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत उनके पास नहीं है। ना तो लोकसभा में 2/3 बहुमत है वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के पास, और ना ही राज्यसभा में 2/3 बहुमत है, और विपक्षी दल जो हैं वो इसमें सहमति देंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है। कांग्रेस पार्टी ने और बाकी अन्य विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। जैसे आप देखेंगे कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, डीएमके हो गया, इन सारी जो बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष में, उन सभी पार्टियों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। डीएमके ने तो यहां तक कहा है कि अगर यह प्रस्ताव पारित होकर लागू हो भी जाता है तो कभी जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम इस निर्णय को बदल देंगे। तो ऐसे में यह निर्णय लागू कैसे होगा, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान अभी भी है, क्योंकि इसको लागू करने के लिए सरकार को जिस तरह का बहुमत चाहिए उस तरह का बहुमत वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के पास नहीं है। रामनाथ कोविंद पैनल ने क्या कहा कि अगर यह मांग लागू होती है तो इसके लागू होने के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो निश्चित तौर पे जैसा आपको मैंने बताया कि एक आर्थिक लाभ है कि चुनावों पर होने वाला बार बार चुनाव होते हैं जो खर्चा होता है वो खत्म होगा। एक जो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है कि चुनावों के कारण सरकारें अपनी नीतियां अपने विचार लागू नहीं कर पाती, ऐसा होना बंद हो जाएगा, सरकारें अपने निर्णय जो है वो आसानी से ले पाएंगी। तीसरा उन्होंने यह कहा कि वोटरों को भी सुविधा होगी, वोटर एक बार वोट देने जाएगा और लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए वोट देकर आ जाएगा, बार बार वोट देने जाने का प्रॉब्लम भी उसका खत्म हो जाएगा। यह भी अपने आप में एक अच्छी बात है, यह भी इसका भी अपने आप में लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ लाभ उन्होंने बताए हैं। विपक्षी दलों का यह कहना है कि भाई राज्यों में भारत एक संघीय व्यवस्था है और ऐसे में राज्यों के पास जो स्वायत्तता होती है वो इससे कम होगी। जैसे इसका एग्जांपल यह है कि मान लीजिए अभी कोई बहुमत प्राप्त राज्य का मुख्यमंत्री, मान लीजिए कोई जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ही हैं, वो अगर चाहें तो वो अपनी विधानसभा भंग करने की सिफारिश करके तुरंत चुनाव करा सकते हैं। तो ये सुविधा जो है ये मुख्यमंत्रियों के पास होती है कि वो फ्रेश मैंडेट ले सकते हैं। ये सुविधा खत्म हो जाएगी अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो भाई ऐसे में इसके अलावा यह है कि राज्यों के जो अधिकार हैं वो कम हो जाएंगे, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। तो अभी इसको लेकर राजनीतिक चर्चा परिचर्चा होगी, ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पर चर्चा होते रहनी चाहिए, चर्चा आवश्यक है। मेरे विचार में इसमें एक बीच का कदम भी उठाया जा सकता है। मुझे लगता है सहमति के तौर पे ऐसा किया जा सकता है। देखिए इसमें तो आपको, हालांकि मैं अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो मैं इस बात को मानता हूं कि भारत में बहुत ज्यादा चुनाव होते हैं, इतने चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, पर यह भी है कि 5 साल तक ही, 5 साल बाद ही चुनाव हो, यह भी उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने अपने राज्य के लिए आज वोट दिया और 6 महीने बाद सरकार गिर गई, तो अब मुझे अपनी चुनी हुई सरकार के लिए 4.5 साल इंतजार करना पड़े, यह उचित नहीं है। तो शायद एक बीच का रास्ता जो निकाला जा सकता है वो क्या है कि आप हर वर्ष चुनाव कराओ। आइडिया यह है जैसे 2023 में 3 बार 4 बार चुनाव हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप यह कर दो कि हर वर्ष, एग्जाम्पल के लिए बस बोल रहा हूं कि आप मान लो आपने यह फिक्स कर दिया कि हर वर्ष जो है अप्रैल मई में चुनाव होंगे।
एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो अब इनसे 6 महीने पहले, अब जैसे मान लीजिए 2024 है या 2025 है, तो 2025 पूरे वर्ष में जिस भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है उन सबका चुनाव अप्रैल और मई में ही करा दिया जाए। तो जो एक वर्ष में कई कई बार चुनाव होते हैं उसकी बजाय कम से कम वर्ष में एक बार हो, तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सुधार होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके एक बीच के रास्ते के तौर पर ऐसा ही कोई सुधार इसमें निकल कर आएगा। इसमें जो भी आगे होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, उस पर हम चर्चा आपसे करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई 3 चीजें हैं। पटना में अगर आप रहते हैं 22 तारीख सुबह 11 बजे एएन कॉलेज मिलने आ जाइएगा। मैं भी आ रहा हूं, बहुत सारे और फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं, सब साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत होगी, जरूर आइएगा। और अगर आप हमारे P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं प्रतिज्ञा प्लस, तो AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए आज ही इमीडिएटली। बैच 19 तारीख से शुरू हो रहा है। लॉन्ग टर्म बैच जो है वो शुरू हो चुका है, 20 तारीख जुड़ने की लास्ट डेट है, बिल्कुल देरी मत कीजिए, ठीक है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।